नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक आरोह के एक संस्मरण जिसका नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसे लिखा है सत्यजीत राय ने। सत्यजीत राय एक फिल्म निर्देशक के साथ साथ साहित्य के लेखक भी रहे हैं। इनका जन्म सन 1921 में कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, में हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली। ये सब इनकी बांग्ला भाषा की फिल्में हैं। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति हिंदी भाषा में लिखित फिल्में हैं। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति प्रेमचंद की रचनाएं भी हैं। प्रमुख रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख सम्मान है फ्रांस का लेजन डी ऑनर। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु हुई है सन 1992 में। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में है, मतलब इनका सबसे आगे वाला स्थान है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो कि बांग्ला भाषा में है, सन 1955 में प्रदर्शित की गई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो निर्देशन में पहली फिल्म थी उसका नाम क्या था और कौन सी भाषा में थी और किस वर्ष वो प्रदर्शित की गई। तो पथेर पांचाली, जो कि बांग्ला भाषा में सन 1955 में प्रदर्शित की गई, उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया इसी फिल्म ने। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के आसपास है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। इन्हीं साहित्यकारों के ऊपर इन्होंने इनकी रचनाओं के ऊपर अपनी फिल्में लिखी हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का भी काम किया। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे और पशु पक्षी का भी सहज संसार है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण, ये एक संस्मरण है जो इन्होंने लिखा है। पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। मतलब ये जो इन्होंने फिल्म बनाई थी पथेर पांचाली, उसे बनाने के समय में जो भी इन्होंने अनुभव किया उसी को इन्होंने अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण में लिखा है, उन्हीं बातों को। इससे फिल्म के सर्जन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है कि उन्होंने कैसे इस फिल्म को बनाया, क्या क्या उसमें दिक्कतें आईं, किन किन बातों का उन्होंने इसमें जिक्र किया है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंदियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है, कि हमारे पास साधन भी नहीं है और फिर भी हम अपने कला दृष्टि को कैसे कैसे साधन जुटा के उसे दिखाते हैं। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। पहले बांग्ला भाषा में थी, तो इसका जो भाषांतर किया है वो विलास गीते नामक व्यक्ति ने किया है। विलास गीते किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या ना बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। बनेगी कि नहीं बनेगी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है
कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। मतलब जो अपनी पहली फिल्म वो बनाता है तो उसका जो अनुभव संसार है वो हमेशा उसके जीवन में बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं। अब यहाँ इनका जो संस्मरण है अपू के साथ 2.5 साल यहाँ से शुरू होता है। अब इसे हम पढ़ेंगे। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। 2.5 साल तक इस फिल्म का काम चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। जिस समय ये फिल्म बना रहे थे उस समय ये एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी पर लगे हुए थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। मतलब पैसे इकट्ठे करते थे फिर फिल्म की शूटिंग शुरू कर देते थे। जब पैसे खत्म हो जाते फिर से उसे रोककर अपना पैसा कमाने में लग जाते। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अपू की भूमिका के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। तो अखबार में निकलवा दिया कि एक 6 साल का लड़का चाहिए फिल्म के लिए। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ लाए हैं। वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। अपने लड़की के बाल कटवा के लड़का बनाकर ले आए। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा देखी उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। उनके पड़ोस में जो रहता था लड़का सुबीर बनर्जी, वो अपू की भूमिका के लिए चुना गया। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। मतलब 2.5 साल में बच्चा बड़ा दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते थे उसने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरिन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नीबाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। मतलब जो 80 साल की एक बुढ़िया थी चुन्नीबाला देवी, वो भी काम करती रही। यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के गांव गए। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन उसकी शूटिंग पूरी होना एक दिन में नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगतरात्रि पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। नए नए उस क्षेत्र में गए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वहाँ वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा
ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे कासफूल, जो कासफूल थे वो सारे मुरझाकर गिर गए थे वहाँ से। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे कासफूल खा डाले थे, मतलब कुछ वैसे सूख गए और कुछ जानवर खा गए। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, जो मतलब अलग अलग सीन लगते दोनों के दोनों, जो एक ही जगह शूट होने थे वो 2 तरह के सीन बन गए। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान कासफूलों से भर गया तब की, मतलब वो सीन वहाँ से छोड़ दिया। और जब अगले साल कासफूलों का वो मौसम आया और कासफूल भर गए खिल के, तब उन्होंने उस शूटिंग को पूरा किया अगले भाग की जो थी। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया गया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थीं, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के साथ केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद कासफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन को हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आज तो बिजली और इंजन से चलते हैं, बिजली से चलने वाले इंजन हैं और डीजल से, लेकिन उस समय पर कोयले से चलते थे तो वो कोयले वाला धुआं वो चित्रित कर लिया, लेकिन आज के समय में नहीं चित्रित हो पाता वो धुआं। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ उदाहरण बताएंगे। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान हैं। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर जब हम बोडाल गांव में उस सीन के बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से भी बहुत कुछ मिलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर के जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। इस तरह से फिल्म देखते समय यह बात किसी के ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्तों के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था।
श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, लेकिन इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए जो सज्जन हमें मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। ऐसा मैंने नहीं सुना किसी के ध्यान में ऐसा आई हो कि 2 आदमी एक मिठाई वाले के रूप में काम कर रहे हैं। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, वह भी उस बूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे से झुरमुट में बैठा बूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था कि अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं, तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए, तब अक्टूबर का महीना शुरू था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी बरसात शायद होगी। इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबू पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात ठंड। अपू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है, वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है।